साइंस में वर्ल्ड पॉलिटिक्स कर रहे थे हम और हाउ टू रीड दिस बुक, उस पर मैंने बेसिकली एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना रखी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो आई गॉट 100 इन माई पॉलिटिकल साइंस एंड उसकी भी एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना रखी है 3-4 मिनट की, 5 मिनट की आई गेस। वो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये चैप्टर बिगिन करते हैं, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखो, एक एक लाइन रीड करवा के बेसिकली मैं आपको चैप्टर जो है वो कराती हूँ। तो जस्ट गो थ्रू द वीडियो थॉरोली एंड साथ में बुक लेके बैठना, अंडरलाइन करना जो मैं बोलूँ कि ये लाइन अच्छी है, आंसर राइटिंग में आप यूज़ कर सकते हैं, एंड जस्ट लिसन नाउ। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम देखेंगे कि जो आजकल जैसे आप सुन रहे होंगे, न्यूज़ में भी हर जगह आता है कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से हमें सॉल्यूशंस निकालने चाहिए, इन्वायरमेंटल सॉल्यूशन के, राइट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आजकल बहुत ज़्यादा वाइल्ड स्केल पे डिस्कस हो रही है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। फिर जैसे जैसे हम चैप्टर में देखेंगे इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स वगैरह ये सब चीज़ें, उसके बाद हम इंडिया के रिस्पेक्ट में इस चैप्टर को देखेंगे। तो बिगिनिंग करती हूँ डायरेक्ट एंड देन जस्ट लुक एट, ओके। सो सी, फर्स्ट है इन्वायरमेंटल कंसर्न्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो इन दिस बुक वी हैव डिस्कस्ड कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज़ इन अ फेयरली लिमिटेड सेंस, यानी कि अभी तक जो हम करते आए हैं, हमने वॉर्स के बारे में पढ़ा है, ट्रीटीज़ के बारे में पढ़ा है, कैसे दो गवर्नमेंट के बीच में रिलेशनशिप था एक इंटरनेशनल एरेना में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल था, एंड कैसे किसी पावर जो है वो स्टेट पावर है वो राइज़ हो रही है, उसकी डिक्लाइन हो रही है, कैसे कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ, कैसे यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, ये सब हम पढ़ते आए हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। लेकिन ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सिर्फ यही सब होता है, राइट। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें वर्ल्ड पॉलिटिक्स में होती है, ठीक है। इस चैप्टर में हम देखेंगे इन्वायरमेंटल से रिलेटेड। सी जस्ट लुक एट दिस फिगर। ऐसे इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है नहीं, बहुत सिंपल है। ये देखो आप, अराउंड द अरल सी thousands ऑफ पीपल हैव हैड टू लीव देयर होम्स एज द टॉक्सिक वाटर्स हैव टोटली डिस्ट्रॉयड द फिशिंग इंडस्ट्री. The shipping industry and all related activities have collapsed. Rising concentrations of salt in the soil have caused low crop yields, and numerous studies have been conducted. In fact, locals joke that if everyone would have come to study the Aral had brought a bucket of water, the sea would be full by now. हाँ, तो बेसिकली ये भी जो आपका दिक्कत यहाँ पे शो हो रही है, इट इज़ द कंसर्न मैटर, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो इस तरीके के जो मैटर्स हैं वो भी हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बेसिकली पढ़ते हैं। ये कुछ पॉइंटर्स हैं, जस्ट गो थ्रू देम, कि थ्रू द वर्ल्ड कल्टिवेबल एरिया जो है वो और ज़्यादा एक्सपैंड नहीं हो रहा है। सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर लैंड जो है, पहले से जो कल्टिवेबल एरिया है, दैट इज़ लूजिंग फर्टिलिटी। ग्रास लैंड्स जो हैं वो उनकी ओवर ग्रेजिंग हो रही है, फिशरीज़ जो है वो ओवर हार्वेस्टेड हो रही हैं, वाटर बॉडीज़ जो हैं, पोल्यूशन है पूरी वर्ल्ड में आसपास देखोगे, इसकी वजह से फूड प्रोडक्शन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो रही है। जब वाटर ही पोल्यूट है तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ में दिक्कत आ रही है। फिर अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 ऑफ UNDP, 663 million people in developing countries have no access to safe water and 2.4 billion have no access to sanitation, which results in the death of more than 3 million children every year. तो ये पूरी वर्ल्ड में दिक्कत है। जैसे मैंने आपको बताया ही था कि नो वर्ल्ड, नो कंट्री कैन बेसिकली एग्जिस्ट इन वैक्यूम। जो क्लाइमेट चेंज की दिक्कतें हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की दिक्कत है, ओजोन डिप्लेशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये सब कुछ कोई देश अकेला नहीं सेट कर सकता, अकेला नहीं इसके सल्यूशंस निकाल सकता। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हम ये सब चीज़ें भी पढ़ते हैं। फिर नेचुरल फॉरेस्ट विच हेल्प स्टेबलाइज द क्लाइमेट, मॉडरेट वाटर सप्लाईज, हार्बर मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट्स बायोडाइवर्सिटी ऑफ लैंड। नेचुरल फॉरेस्ट को भी काटा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन बहुत लार्ज स्केल पे हो रहा है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। कितने सारे एनिमल्स, बर्ड्स, स्पीशीज़ जो हैं एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, राइट। स्टडी डिक्लाइन इन टोटल अमाउंट ऑफ ओजोन इन दी अर्थ स्ट्रेटोस्फियर, ओजोन होल की दिक्कत आ रही है। कोरोना के टाइम पे तो काफ़ी भर गया था ये ओजोन होल, राइट, बट पोल्यूशन दोबारा से है, सब कुछ बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन एनवायरनमेंट में इंक्रीज़ हो रही है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आपकी ओजोन लेयर की वजह से हमें आगे फ्यूचर में भी होने वाली है। बिकॉज ओजोन होल है तो यूवी रेज डायरेक्ट जो है अर्थ पे आ रही है और उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लंग कैंसर, स्किन कैंसर, अस्थमा, ये सब चीज़ें जो है उसकी वजह से होती हैं। कोस्टल पोल्यूशन जो है वो भी ग्लोबली इंक्रीज़ हो रहा है, राइट। ओपन सी तो फिर भी रिलेटिवली क्लीन है, जो कोस्टल वाटर्स हैं दे आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉल्यूटेड लैंड बेस्ड एक्टिविटीज़ की वजह से, राइट। कि भाई
अगर उसको हम चेक नहीं करते हैं तो ह्यूमन सेटलमेंट जो है आपकी कोस्टल जोन्स के आसपास, उसकी वजह से जो है मैराइन एनवायरनमेंट को और भी खतरा धीरे धीरे बढ़ सकता है आगे जाके। अब आप सोच रहे होगे कि ये सारा तो नेचुरल फिनोमेना है, ये तो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, अगर हर एक देश की गवर्नमेंट जो है अपने अपने देश में इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में चेक लगाए और कुछ जो है स्टेप्स ले इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, जैसे कि होते भी हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, आपका वो क्योटो प्रोटोकॉल था एंड पेरिस एग्रीमेंट था, SDGs हैं आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो ये सारा हम पॉलिटिकल साइंस में ही तो पढ़ेंगे ना। ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स का पार्ट इसीलिए है क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर सच दैट नो सिंगल गवर्नमेंट कैन एड्रेस देम फुली, राइट। जो इश्यूज़ हैं आपके वो ऐसे हैं, कोई सिंगल गवर्नमेंट उसको एड्रेस नहीं कर सकती, तो इकट्ठा आना पड़ता है सारे देशों को, फिर मिलकर उस पर सोल्यूशंस बनाने पड़ते हैं। और सिर्फ इसी की वजह से ये नहीं है कि इसको हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं। अगर हम देखें, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन करता कौन है? देश के लोग। और वो उन पे कौन कंट्रोल रखता है, उन पे कौन रूल्स बनाता है? सरकार, राइट। तो और कलेक्टिव एक्शन कौन लेगा? करेक्टिव एक्शन कौन लेगा? मतलब सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन बनाने का एक्शन कौन ले सकता है? गवर्नमेंट ही ले सकती है, राइट। तो एक ये डीपली पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं ये, राइट। ये सब कुछ जो है सरकार ही कंट्रोल कर सकती है। इन ज्योग्राफी में तो हम सिर्फ पढ़ सकते हैं ना कि चीज़ें हो क्या रही हैं, वी कांट जस्ट टेक आउट द सॉल्यूशंस। अब देखो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हो क्या रहा था। जैसे मैं क्लब ऑफ रोम की अगर बात करूँ, बेसिकली वो एक ग्लोबल थिंक टैंक था। उसने 1972 में एक बुक पब्लिश करी थी, लिमिट्स टू ग्रोथ, जिसके अंदर उन्होंने जो है पोटेंशियल डिप्लेशन बताया था अर्थ रिसोर्सेज का अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ रैपिडली ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन। कि वर्ल्ड पॉपुलेशन तो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, उसकी वजह से अर्थ के रिसोर्सेज जो हैं उनका भी डिप्लीशन हो रहा है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटरनेशनल एजेंसीज है जैसे कि आपकी United Nations Environmental Program, they also hold various international conferences to promote the studies कि कैसे हम environmental problems को solve करें, कैसे हम coordinated तरीके से effective response लाएं to environmental problems, है ना। Since then environment जो है वो एक significant issue बनता जा रहा है global issues में, global politics में, because environmental एजेंसीज बन चुकी हैं आजकल, इंटरनेशनल एजेंसीज इन पे बात करती हैं। क्लब ऑफ रोम ने इस पे बुक पब्लिश कर दी, तो इस वजह से दिस वाज बिकमिंग एन सिग्निफिकेंट इशू इन योर ग्लोबल पॉलिटिक्स, राइट। अब ग्रोइंग फोकस ऑन एनवायरमेंटल इशूज विद इन द एरेना ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, इट वाज फॉर्मली कंसोलिडेटेड एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील इन 1992। सबको पता है, 9th क्लास की एनसीईआरटी में ज्योग्राफी में हमने पढ़ रखा है ये कि भाई जून 1992 में जो है रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में एक वर्ल्ड समिट होती है, राइट। एंड दिस समिट वाज एक्चुअली अटेंडेड बाय 170 states, thousands of NGOs and many other multinational corporations. 5 साल पहले इस समिट के 1987 में ब्रुटलैंड रिपोर्ट आई थी, आर कॉमन फ्यूचर। ये भी बहुत अच्छा नाम है, मतलब ये भी हमने पढ़ रखा है पहले ही 9th में, इंपॉर्टेंट नाम है, काफ़ी सिग्निफिकेंट नाम है ये भी, जो ये ब्रुटलैंड रिपोर्ट है, आर कॉमन फ्यूचर। इसने ट्रेडिशनल पैटर्न्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में वार्न किया था कि भाई जो ये ट्रेडिशनल पैटर्न्स फॉलो कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को डेटोरिएट करके देश जो है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं रहेगा। इससे जो है वर्ल्ड में दिक्कतें आएंगी, इन्वायरमेंटल इश्यूज आएंगे, राइट। सो what was obvious at Rio summit was that the rich and developed countries of the first world, generally referred to as global north, were pursuing a different environmental agenda than the poor and developing countries of the third world called the global south. बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। देखो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, 5 years earlier 1987 Brundtland report, Our Common Future, it had warned that traditional patterns of economic growth were not sustainable in the long term, especially in view of the demands of the South for further industrial development. सिंपल सी बात है, ये लोग, ये ब्रुटलैंड रिपोर्ट जो है उसमें ये बताया गया था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उन्होंने ही वर्ल्ड को जो है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को करने के लिए वर्ल्ड को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ की जब तक बारी आएगी डेवलप होने में तो उनके लिए दिक्कत आएगी। पहले से ही वर्ल्ड जो है वो इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रखी होगी। तो बेसिकली ये इसमें बात करी गई है, राइट। Whereas the northern states were concerned with ozone depletion and global warming, the southern states were anxious to address the
रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। सिंपल सी बात है, नॉर्दर्न स्टेट्स जो है आपकी, नॉर्दर्न स्टेट्स कौन सी है, जो आपकी फर्स्ट वर्ल्ड जो कंट्रीज़ हैं, यूएस से जो सुपर पावर है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वो तो डेवलप्ड हो चुकी हैं, राइट। उनका क्या काम है कि यार इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कम करो। पहले उन्होंने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ में खूब पॉल्यूशन कर लिया और अब मुँह उठा के आ रहे हैं कि भाई पॉल्यूशन कम करो। अब पॉल्यूशन कम करने किसको कह रहे हैं? डेवलपिंग कंट्रीज़ को। भाई वो तो अभी शुरू हुई है डेवलप होना, राइट। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ की दिक्कत है कि मतलब वो अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ तो करें ही, इकोनॉमी ग्रोथ तो करें ही, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो उस पर फोकस करें ही, साथ के साथ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पे भी उन्हें ही फोकस करना पड़ रहा है, राइट। जबकि वो डेवलप्ड देश हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था पहले, जब उन्होंने इतना इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कर दिया। और अब वो बात कर रहे हैं आगे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये बात इसमें करी गई है। द रियो समिट प्रोड्यूस्ड कन्वेंशंस डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट्री एंड रिकमेंडेड अ लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस कॉल्ड एजेंडा 21। तो रियो समिट जो है उसके अंदर एक एजेंडा 21 आया था। उसमें क्या था, ये बोला गया था कि हर एक लोकल लेवल पे कुछ गोल्स बनाने चाहिए, लाइक लोकल लेवल पे जो भी रिप्रेजेंटेटिव है देश में, उसको कुछ गोल्स बनाने चाहिए और लोकल लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, लोकल लेवल से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कम करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए, इन्वायरमेंट को मैनेज करना चाहिए। ये बेसिकली एजेंडा 21 में बोला गया था। लेकिन इतना कुछ इस पर बातचीत नहीं हुई थी इस समिट में, क्योंकि डिफरेंसेस थे काफ़ी लोगों के बीच में, सो कुछ इतना कुछ हुआ नहीं एजेंडा 21 का, राइट। फिर बट यहाँ पे जो है अगर हम बात करें इस रियो दी समिट जो थी, रियो दी जेनेरियो में जो ये वर्ल्ड समिट हुई थी, रियो समिट जो आपकी थी, इसमें बेसिकली एक कंसेंसस पे सारी कंट्रीज थी कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ ना हमें इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए, राइट। और इस अप्रोच को हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि जो आप इकोनॉमिक ग्रोथ तो कर ही रहे हो, साथ साथ क्या कर रहे हो? अपनी वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हो, पोल्यूशन नहीं कर रहे और इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। एंड द प्रॉब्लम हाउएवर वाज हाउ एग्जैक्टली दिस टू बी अचीव्ड। सम क्रिटिक्स हैव पॉइंटेड कि एजेंडा 21 जो है वो बायस था इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ rather than ensuring ecological conservation, ठीक है, कंजर्वेशन। So let us look at some of the contagious issues in global politics of environment. So you know, understanding the back history, back history समझ में आ गई होगी ना कि भाई ब्रुकलिन कमीशन की रिपोर्ट आई, रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में ये समिट हुई, यहाँ से थोड़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट उठ के आया एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उठने आ रहा था। फिर जो आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सी, UNEP, UNDP, ये भी बेसिकली फॉलो इस चीज़ पे करते थे, ठीक है। अब देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। कॉमन्स बेसिकली वो रिसोर्सेज है जो किसी के नहीं है बट पूरे देश के हैं, सॉरी पूरे वर्ल्ड के हैं, पूरी कम्युनिटी उसे ऑन करती है। तो उसको हम कॉमन रूम, जैसे हम बात करें एक पार्क है, रिवर है, कम्युनिटी सेंटर है, ये किसी की नहीं है। आप ही क्या होगा कि मेरे घर वाला पार्क जो है वो मेरा है, मेरे घर के सामने जो पार्क है वो मेरा है, नहीं ना, सबका पार्क है वो, जो आपकी सोसाइटी में, लोकेलिटी में लोग रहते हैं, तो इट इज़ ओन्ड बाय अ कम्युनिटी, राइट। तो कॉमन्स वो वाले रिसोर्सेज हैं जो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के नहीं हैं, ठीक है। तो ये तो एक छोटे स्केल पे हमने चीज़ देखी है। सिमिलरली कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं, कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं वर्ल्ड में दैट आर लोकेटेड आउटसाइड द सॉवरेन जुरिडिक्शन ऑफ एनी वन स्टेट, राइट। तो वो किसी एक देश के नहीं होते, वो जो रिसोर्सेज हैं, जो वो रीजन्स हैं वर्ल्ड में, तो उनमें कॉमन गवर्नेंस बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी की आवश्यकता होती है। उन्हें हम कहते हैं ग्लोबल कॉमन्स या रेस्ट कम्युनिटीज़ ह्यूमैनिटीज़। प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना यार, ठीक है। जैसे कि अर्थ का एटमॉस्फियर, अंटार्कटिका, ओशन फ्लोर, आउटर स्पेस, किस देश का है? ये सबका है ना। तो ये आपके ग्लोबल कॉमन्स। देखो जैसे हम अंटार्कटिका की अगर बात करें तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंटल रीजन जो है 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का उसका एरिया है। 26% ऑफ वर्ल्ड विल्डरनेस एरिया वहाँ पे है, विच रिप्रेजेंट्स 90% ऑफ टेरेस्ट्रियल आइस, 70% ऑफ प्लानिटरी फ्रेश वाटर। Antarctic also extends to a further 36 million square kilometers of ocean, limited territorial life, and highly productive marine ecosystem comprising a few plants, marine mammals, fish, and more hordes of birds adapted to harsh climate conditions, as well as the krill, which is central to marine food chain and upon which other animals are dependent. Antarctic जो है it plays an important role in maintaining climatic equilibrium, and deep ice cores provide an important source of information about greenhouse gas concentrations and atmospheric temperatures of hundreds and thousands of years ago.
Who owns this coldest, farthest and windless continent on globe? So there are two claims about it. कई लोग कहते हैं कि जो यूके है, अर्जेंटीना है, चिली, नॉर्वे, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, they have made legal claims to sovereign rights over Antarctica territory, right? And most of the states have taken the opposite view. कुछ कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है और जो अंटार्कटिका है, it is a part of global commons and not subject to the exclusive jurisdiction of any state. So these differences, however, have not prevented the adoption of innovative and potentially far-reaching rules for the protection of Antarctic environment and its ecosystem. Basic ये दो चीज़ें चलती होंगी कि भाई कौन इसको क्लेम करता है, किसका ये एरिया है, बट फिर भी इस पे हम काम करते हैं. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आके इसको प्रोटेक्ट करने पे जो है रूल्स वगैरह लेके आती रहती हैं. Antarctic and the Arctic polar regions are subjected to special regional rules of the environmental protection. Since 1959, activities in the area have been limited to scientific research, fishing, and tourism. Even these limited activities have not prevented parts of the region from being degraded by waste as a result of oil spills. तो oil spills की वजह से जो है अंटार्कटिका में pollution हो रहा है. रेस्ट यहाँ पे सिर्फ फिशिंग, रिसर्च और टूरिज्म अलाउड है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे. ठीक है. अब देखो सिंपल सी बात है, ये यहाँ पे भी लोगों के बीच में डिफरेंस है कि इस एरिया पे किसका क्लेम है. तो इस डिफरेंस के बाद भी कॉपरेशन बनाना आसान नहीं है, राइट? कॉपरेशन अमंग ओवर द ग्लोबल कॉमन्स इज़ ऑब्वियसली नॉट ईजी. देयर हैव बीन मैनी पाथ ब्रेकिंग एग्रीमेंट्स, जैसे कि अंटार्कटिक ट्रीटी थी 1959 की, मॉनिट्रल प्रोटोकॉल था 1987 का, अंटार्कटिक इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल था 1991 का. Major problem was that all the ecological issues relates to difficulty of achieving consensus on common environmental agendas on the basis of vague scientific evidence and time frames, right? In that sense, discovery of ozone hole over Antarctic in mid-1980s revealed the opportunity as well as dangers inherent in tackling global environmental problems. Similarly, the history of outer space, अगर हम बात करें, as a global common shows that the management of these areas is thoroughly influenced by north-south inequalities, right? North-south inequalities बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि जो डेवलप्ड देश है उनका थोड़ा ज़्यादा दबदबा है इन ग्लोबल कॉमन्स पर, जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनका इतना नहीं राइट बनता है. ऐसा कुछ चलता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में. एज विद द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड द ओशन फ्लोर, द क्रूशियल इशू हेयर इज टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. देखो अगर हम बात कर रहे हैं कहाँ पे, जो आपके ये इन्वायरमेंटल कॉमन्स है, दिक्कत इसमें क्या आती है कि भाई साइंटिफिक एविडेंस कम है और टाइम फ्रेम कम है. तो हमें समझ नहीं आ रहा, मतलब टाइम फ्रेम का कोई आइडिया नहीं है, तो हमें समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या, कैसे रूल्स लेके आए, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं. ठीक है. और अगर हम बात करते हैं स्पेस मैनेजमेंट में, तो स्पेस मैनेजमेंट में दिक्कत आती है नॉर्थ साउथ इनइक्वालिटीज़ की. और फिर हम बात करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर की और ओशन फ्लोर की, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी की वजह से दिक्कत आती है, राइट? दिस इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज द बेनिफिट्स ऑफ एक्सप्लॉयटेटिव एक्टिविटीज़ इन आउटर स्पेस आर फार फ्रॉम बीइंग इक्वल either for present or the future generations. ठीक है. Just look at this figure. One of the biggest catastrophes in Africa in 1970, a drought turned the best cropland in 5 countries into cracked and barren earth. In fact, the term environmental refugees came into popular vocabulary after this, and many had to flee their homelands as agriculture was no longer possible. So see what environmental degradation can do. Okay, common but differentiated responsibilities. अभी हमने देखा है, we have noted above a difference in approach to environment between countries of north and south. Developed countries of north want to discuss the environmental issue. ठीक है, वो equal responsible है भाई इन problems में. Developing countries जो है साउथ की, they feel that much of the ecological degradation in the world is product of industrial development. ये चीज़ें यहाँ पे ये चल रही है भाई. नॉर्थ चाहता है कि यार इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करो, और नॉर्थ जो है वो कहता है साउथ कंट्रीज़ को. साउथ में लोकेशन वाइज नॉर्थ साउथ नहीं है, ये पहले बता चुकी हूँ. नॉर्थ डेवलप्ड कंट्रीज़ और साउथ डेवलपिंग कंट्रीज़. तो बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका तो ये था कि यार जो ये दिक्कत है ना, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन है, ये बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हुआ था, जहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ ने अपनी भर भर के जो है इकोनॉमी को इम्प्रूव किया था, डेवलप किया था, उनकी वजह से हो रहा है, राइट? इफ़ दे हैव कॉज्ड मोर डिग्रेडेशन, दे मस्ट ऑल्सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अनडूइंग द डैमेज नाउ, राइट? डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर ही आप क्यों सारा वो डाल रहे हो भाई? हम तो अब इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, अभी हम अपने देश को डेवलप कर रहे हैं, तो हम पे आप रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगा रहे हो? और जब आप अपने देश को डेवलप कर रहे थे, आप पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो आप डेवलप हो चुके हो, तो आप भी कुछ स्टेप्स लो ना फॉर योर प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, राइट? तो ये चीज़ें यहाँ पे
वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चलती है। तो स्पेशल नीड्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट इन डेवलपमेंट एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स ऑफ इंटरनेशनल एनवायरनमेंट लॉ, राइट। ये आर्ग्यूमेंट जो है बिटवीन योर नॉर्थ एंड साउथ कंट्रीज, इट वॉज एक्सेप्टेड इन योर रियो डी जेनेरियो, जो रियो डिक्लेरेशन हुआ था, अर्थ समिट हुआ था 1997 में, वहाँ पे इसको जो है एक्सेप्ट कर लिया था। और इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ दोनों की कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई क्या करना चाहिए, स्टेट को जो है, हर एक देश को जो है, वर्ल्ड को, इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना चाहिए। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, बट डिफरेंशिएटेड है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ पे हम थोड़े से जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर सकते हैं, क्योंकि वो बेचारे अभी डेवलप ही नहीं हुए हैं, राइट। तो उन्हें अपनी डेवलपमेंट भी करनी है, साथ साथ इन्वायरमेंट को प्रिजर्व भी करना है, तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर हमने उन्हें बोल दिया कि भाई नहीं, आप पॉल्यूशन नहीं कर सकते, राइट। तो ये इसको प्रिंसिपल को हम कहते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। अब जो रेलेवेंट पार्ट था आपका रियो डिक्लेरेशन का, वो कहता है कि स्टेट shall cooperate in spirit of global partnership to conserve, protect and restore the health and integrity of the Earth's ecosystem. In view of different contributions of global environmental degradation, states have common but differentiated responsibilities. ठीक है, यही समझाया मैंने आपको अभी। The developed countries acknowledge the responsibility that they bear the international pursuit of sustainable development in view of the pressures their societies place on the global environment and of the technological and financial resources they command. ठीक है, तो बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं डेवलप हो चुकी हैं, तो उनके पास इन कंपैरिजन टू डेवलपिंग कंट्रीज़ ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, तो इनको बोला गया कि आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करो ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। फिर 1992 का यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC ये भी प्रोवाइड करता है देश को कि भाई आपको जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए क्लाइमेट सिस्टम को ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी एंड इन अकॉर्डेंस विद देयर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़, कि कैपेबिलिटी जो है वो डेवलप्ड देश के पास ज़्यादा है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, क्लाइमेट चेंज पे काम कर पाएंगे, राइट। लेकिन जो डेवलपिंग देश है उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, वो खुद भी डेवलप हो रहे हैं, तो उन पर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम कम कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमन है डेवलप्ड देशों की भी और डेवलपिंग नेशंस की भी, बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो जो ये कन्वेंशन है आपका UNFCCC का, सारे देशों ने इसको एग्री कर लिया था, that and it agreed that the largest share of historical and current global emissions of greenhouse gases has originated in developed countries. obvious सी बात है, वो पहले ही डेवलपमेंट कर चुके हैं, तो उनकी वजह से ही ग्रीन हाउस गैसेस की दिक्कत स्टार्ट हुई थी, ग्लोबल एमिशंस की दिक्कत स्टार्ट हुई थी, राइट। और इस जो आपका जो ये है, जो आपका एक कन्वेंशन है UNFCCC का, इसमें बेसिकली ये चीज़ भी मानी गई थी कि जो पर कैपिटा एमिशंस हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो अभी भी लो हैं, राइट। चाइना, इंडिया या जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, देवर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल से जो है इंडिया चाइना को हटा दिया गया था बेसिकली, कि भाई क्योटो प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट से उनको रिमूव कर दिया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है विच सेट टारगेट फॉर योर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज टू कट देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ठीक है। यानी कि इस प्रोटोकॉल के तहत क्या था कि जो देश हैं आपके, जो डेवलप्ड देश है, उनको बोला गया था कि आप अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कट डाउन करो, बट इंडिया चाइना को हटा दिया गया था क्योंकि उनका जो पर कैपिटा एमिशन था वो अभी भी कम था, डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना ये, तो उनको हटा दिया गया था आपके इस क्योटो प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट से, राइट। अब ग्रीन हाउस एमिशंस कैसे होता है यार, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल है, बताइए आपको। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, राइट। एंड इनकी राइज़ की वजह से जो है क्या होता है, ग्लोबल टेम्परेचर राइज होता है, जिसकी वजह से जो है ओजोन होल वगैरह ये सब चीज़ें दिक्कत हमें देश में जो है अर्थ पे जो है वो झेलनी पड़ती है, राइट। तो ये प्रोटोकॉल है, इट वाज एग्रीड टू इन 1977 इन क्योटो इन जापान बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल सेट आउट इन UNFCCC, ठीक है। 9 डेट्स याद रख लेना थोड़ी सी। अब देखते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। देखो, कॉमन प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट्स कॉमन प्रॉपर्टी फॉर द ग्रुप, राइट। Underlying norm here is that the members of the group have both rights and duties with respect to nature, levels of use, and the maintenance of a given resource. Through mutual understanding and centuries of practice, many village communities in India, for example, have defined members' rights and responsibilities.
A combination of factors including privatization, agriculture intensification, population growth, and ecosystem degradation have caused common property to dwindle in size, quality, and availability to the poor in much of the world. The institutional arrangement for the actual management of the sacred groves on state-owned forest land appropriately fits the description of a common property regime. Along the forest belt of South India, sacred groves have been traditionally managed by the communities. तो आई होप समझ में आया होगा कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है, कि भाई जो सारे ग्रुप के होते हैं, हाँ, कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट इस पैराग्राफ में, बाकी रीड मैंने आपके लिए कर ही दिया है. इंडिया स्टैंड ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज एज यूजुअल, जैसे हम करते आ रहे हैं भाई, पहले सब कुछ पढ़ते हैं फिर यहाँ पे आते हैं. पहले ये टॉपिक देख लो, सेक्रेड ग्रूव्स इन इंडिया. सो प्रोटेक्टिंग नेचर फॉर रिलीजियस रीजन्स एक एंशिएंट प्रैक्टिस है बहुत सारी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में, इंडिया में भी है, राइट. सेक्रेड ग्रूव्स इन इंडिया यानी कि जो पार्सल्स ऑफ अनकट फॉरेस्ट वेजिटेशन इन नेम ऑफ सर्टेन डीटीज और नेचुरल और एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स exemplify such practice. नाम से पता लग रहा है sacred, right? So, as a model of community-based resource management, grooves have lately gained attention in conservation literature. Sacred grooves can be seen as a system that informally forces traditional communities to harvest natural resources in an ecologically sustained fashion. Some researchers believe that sacred grooves hold the potential for preserving not only biodiversity and ecological functions, but also cultural diversity. Sacred grooves embody a rich set of forest preservation practices, and they share characteristics with common property resource systems. Their size ranges from clumps to few trees to several hundred acres. ठीक है, समझ आ गया आपको क्या चीज़ें हैं. Real problem is managing sacred groups arises when legal ownership and operational control are held by different entities, and two entities in question, the state and community, vary in their policy norms and underlying motives for using the sacred groove. तो सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं, समझ में आ गया. कुछ ऐसे पेड़ या ऐसी जगह जो रिलीजियसली कनेक्टेड है लोगों से, ठीक है. तो इंडियाज स्टैंड ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज. इंडिया ने जो है 1997 में साइन और रेटिफाई कर दिया था क्योटो प्रोटोकॉल को. सॉरी, अगस्त 2002 में करा था. 1997 का जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसको, राइट. इंडिया, चाइना और अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो है इसकी रिक्वायरमेंट से हटा दिया गया था बिकॉज उनका कंट्रीब्यूशन था टू योर एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, इट वाज नॉट सिग्निफिकेंट, राइट. And however, the critics of Kyoto Protocol point out that sooner or later both India and China, along with other developing countries, will be among the leading contributions to greenhouse gas emissions. तो कई बोल रहे थे कि यार क्यों आप इंडिया चाइना को हटा रहे हो, आप इनको हटा दिया, इनको ये थोड़ी छूट दे दी तो अभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है क्या करेंगे, पोल्यूशन करेंगे, ठीक है. अब G8 मीटिंग हुई थी जून 2005 में. G8 अब G7 होता है, रशिया को इसमें रशिया को हटा दिया गया था इस ग्रुप से, राइट. G7 बन चुका है ये. तो जून 2005 में G8 की मीटिंग हुई थी. इंडिया पॉइंटेड आउट कि जो पर कैपिटा एमिशन रेट्स है डेवलपिंग कंट्रीज़ के वो बहुत ही कम है जितने कि डेवलप्ड वर्ल्ड में हो रहे हैं, राइट. सो फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हम इसको फॉलो करते हैं इस प्रिंसिपल को. इंडिया जो है वो ये कहता है कि भाई जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कर्बिंग एमिशन को वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास होनी चाहिए, राइट, विच हैव एक्यूमुलेटेड एमिशंस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. इंडियाज इंटरनेशनल नेगोशिएशन पोजीशन रिलाइज हेवीली ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एनश्राइंड इन UNFCCC. ये एक्नॉलेज करता है कि भाई डेवलप्ड कंट्री जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर योर करंट ग्रीन हाउस एमिशंस और हिस्टोरिकल ग्रीन हाउस एमिशंस, और एम्फेसाइज करता है इंडिया की इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट जो है वो फर्स्ट हैं और ओवरराइडिंग प्रायोरिटीज़ हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की. हम तो फिर भी काम कर रहे हैं. सो इंडिया इज़ अ वेरी ऑफ रीसेंट डिस्कशंस विद इन UNFCCC अबाउट इंट्रोड्यूसिंग बाइंडिंग कमिटमेंट्स. तो इंडिया कहता है कि जो इंडस्ट्रियलाइजिंग कंट्रीज़ हैं वो फिर भी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करती हैं. हम फिर भी सोच समझ के काम करते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ हमें इकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी करनी है, राइट. बट कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो डेवलप्ड कंट्रीज़ पे भी होनी चाहिए. ये व्यू पॉइंट है बेसिकली इंडिया का, राइट. और इंडिया जो है वो बोलता भी है कि इट इज़ वेरी अनफेयर कि अगर आप इंडिया पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो, अब इंडिया की 2030 तक जो पर कैपिटा कार्बन एमिशंस में इंक्रीज ग्रोथ होगी ना, दैट विल स्टिल रिप्रेजेंट देन
लेस देन हाफ द वर्ल्ड एवरेज ऑफ 3.8 टन्स इन 2000s। तो बेसिकली इंडियन एमिशंस जो हैं वो प्रिडिक्टेड हैं कि भाई वो 0.9 टन्स पर कैपिटा इन 2000 से 1.6 टन्स तक बढ़ेगी 2030 में। इंडिया कहता है ये फिर भी जितनी 2008 में हो रही थी उससे तो हमारी फिर भी कम है। तो ऑब्वियसली डेवलप्ड कंट्रीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया ज़्यादा बोलता है इन केसेस में, राइट। सो इंडियन गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी पार्टिसिपेटिंग इन ग्लोबल एफर्ट्स थ्रू अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, जैसे कि इंडियाज़ नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी। ये बेसिकली कहता है कि क्लीनर फ्यूल्स यूज़ हो हमारे देश में। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में पास हुई थी, इसमें एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए स्टेप्स लिए गए थे। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003 एनकरेज करता है यूज़ ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी। एंड रिसेंट ट्रेंड्स इन इम्पोर्टिंग नेचुरल गैस एनकरेज द एडॉप्शन ऑफ क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज़। ये शो करता है कि इंडिया जो है वो एफर्ट्स लेता है फॉर योर इकोलॉजिकल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करने के लिए एफर्ट्स जो है इंडिया ले रहा है, राइट। गवर्नमेंट जो है इवन कुछ मिशंस वगैरह भी लॉन्च होते हैं बेसिकली, जैसे कि अगर हम बात करें नेशनल मिशन ऑन बायोडीजल यूजिंग अबाउट 11 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड टू प्रोड्यूस बायोडीजल, राइट। इस पर भी हम काम कर रहे हैं फ़िलहाल। इंडिया रेक्टिफाइड द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2 अक्टूबर 2016 को हमने ये भी साइन कर दिया था। एंड इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड। तो हम इंडिया जो है ऑब्वियसली काम करता है इन चीज़ों में। रिव्यू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्रीमेंट्स ऑफ योर अर्थ समिट इन रियो वॉज अंडरटेकन बाय India in 1997, and one of the key conclusions was that there had been no meaningful progress with respect to transfer of new and additional financial resources and environmental sound technology on concessional terms in developing nations. India finds it necessary, actually, that developed countries should take immediate measures कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को फाइनेंशियल रिसोर्सेज, क्लीन टेक्नोलॉजी उनको वो प्रोवाइड करवाए डेवलप्ड नेशंस बेसिकली। जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स जो है अंडर UNFCCC उसको फुलफिल कर सकें। इंडिया जो है वो ये भी सोचता है कि जो सार्क कंट्रीज़ है दे शुड अडॉप्ट अ कॉमन पोजीशन ऑन मेजर ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज़ सो दैट द रीजन्स वॉइस कैरीज ग्रेटर वेट। ये बहुत अच्छी लाइन है, राइट, कि रीजनल कोऑपरेशन पे भी इंडिया फोकस करता है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी आजकल चल रही है नरेंद्र मोदी की, राइट। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमारी आती हैं। ये देखो अब ट्रबल्ड वाटर्स, अनट्रबल्ड पीपल, पोल्यूशन, ओवर फिशिंग, डैमिंग। हियर इज अ स्नैपशॉट ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कम्युनिटीज़ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर इंडिया। काफ़ी अच्छी सी स्लाइड दिख रही है फिगर। ओके, सी कोस्टल इन्वायरमेंटल इशूज़, फिश एंड मैराइन लाइफ का ओवर एक्सप्लॉयटेशन, डिग्रेडेशन ऑफ सी बेड, मैनग्रूव्स का डिग्रेडेशन, अनट्रीटेड सीवेज ओशन में डंप करा जाता है, टेरेस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स कैरिड बाय रिवर्स, ओवर मैकेनाइजेशन, पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्री और द कोस्ट, एफ्लुएंट फ्रॉम एक्वाकल्चर फार्म्स। तो ये दिक्कतें कहाँ पे आ रही है आपकी कोस्टल इन्वायरमेंट में। फिश लॉज भी हैं, इंटरनेशनल रेगुलेशंस, लॉ ऑफ द सी, कोस्टल कंट्रीज हैव सॉवरेन राइट्स ओवर 200 nautical mile exclusive zone of the coast. They are also bound by to prevent and control marine pollution. Environmental regulations है, लॉ ऑफ द सी इसको कहते हैं। सबको पता है ये तो कि भाई अब हमारे कोस्ट से आगे 200 nautical miles का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो हमारे देश का है, ठीक है। फिर नेशनल रेगुलेशंस, फिशरीज एक्ट 1897 प्रोहिबिट्स द यूज़ ऑफ पॉइजन एंड डायनामाइट इन द यूज़ ऑफ इनशोर फिशिंग एंड रेगुलेट्स नेट साइजेस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वियर्स। Amendment to Indian Wildlife Protection Act 1993 and those are though fish are added under definition of animals. Marine fishing policy 2004 main objectives are to change marine fish production to sustainable level, to increase export and per capita fish protein intake of masses, ensure economic survey of traditional fishermen and to develop environmentally sustainable marine fisheries. अब problems basically हम देखते हैं। So see, ये जो ब्लू कलर की आपको लाइंस दिख रही हैं दे आर योर रिवर्स, ठीक है। एंड रेड जो है देयर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन या डोमेस्टिक वेस्ट, एंड मेजर कम्युनिटीज़ आपकी पर्पल से आपको दिख जाएंगी। मतलब जैसे अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो रिवर है गोदावरी एंड कृष्णा है। थ्रेट्स यहाँ पे है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और डोमेस्टिक वेस्ट, और मेजर कम्युनिटीज़ यहाँ पे कौन सी उसका नाम दे रखा है, ठीक है। केरला की बात करें तो रिवर परियार, और दिक्कत यहाँ पे जो है थ्रेट्स डोमेस्टिक सीवेज एंड वाटर एक्सट्रैक्शन। और आपको ये पर्पल डॉट के आसपास जो 1 2 3 4 5 6 दे रखे हैं यहाँ की मेजर कम्युनिटीज़ के नाम है। फिर तमिलनाडु पे देखो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन दिक्कत है, भवानी कावेरी नोयाल यहाँ पे रिवर है।
महानदी ओडिशा में नदी है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, डैम्स, ओवरफिशिंग की दिक्कत यहाँ पे है। वेस्ट बंगाल हुगली दामोदर नदी यहाँ पे है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और डोमेस्टिक सीवेज की इश्यूज़ यहाँ पे है। बिहार झारखंड में गंगा, कोसी और कामला और सुवर्णरेखा नदी यहाँ पे है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, एग्रीकल्चरल रन ऑफ, म्यूनसिपल सीवेज, डैमिंग की यहाँ पे दिक्कत है। असम ब्रह्मपुत्रा नदी यहाँ पे है, पेस्टिसाइड, ओवरफिशिंग की दिक्कत यहाँ पे है, सिल्टेशन की दिक्कत यहाँ पे है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चंबल बेटवा नर्मदा नदी यहाँ पे है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ओवरफिशिंग की दिक्कत यहाँ पे है। उत्तर प्रदेश उत्तरांचल गंगा यमुना गोमती नदी यहाँ पे है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, डैम्स, बैरेजेस, वाटर एक्सट्रैक्शन, इनकी दिक्कतें हैं। गुजरात में नर्मदा, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और डैम्स की दिक्कत है। राइट, बहुत अच्छा मैप है ये, ट्वेल्थ में तो नहीं आएगा, खैर आगे का मैप क्या आ सकता है। ओके, अब हम बेसिकली कहाँ तक देख चुके थे, ये कर चुके थे। हाँ जी, यहाँ थे हम इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स वन और मैनी। तो वी हैव सो फार लुक्ड कि गवर्नमेंट्स जो है हाउ दे हैव रिएक्टेड टू इंटरनेशनल लेवल टू द चैलेंज ऑफ इंटरनेशनल डिग्रेडेशन, right? But some of the most significant responses to this challenge have come not from the governments but rather than the groups of environmentally conscious volunteers working in different parts of the world. ठीक है, कुछ NGOs जो हैं इन फेवर ऑफ योर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, वो आपके इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, बट मोस्ट ऑफ देम वर्क एट लोकल लेवल। जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स हैं, दे आर अमंग्स द मोस्ट वाइब्रेंट, डाइवर्स एंड पावरफुल सोशल मूवमेंट्स अक्रॉस द ग्लोब टुडे. It is within social movements that new forms of political action are born or reinvented. So these movements raise new ideas and long term visions कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इंडिविजुअली क्या करना चाहिए, सरकारों को क्या रूल्स बनाने चाहिए। तो उसके में उस तरीके से हम देखें तो ये इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स जो है वो नेसेसरी भी होती है। जैसे कि अगर हम बात करें, चिपको मूवमेंट हुआ था हमारे यहाँ पर, पीको मूवमेंट हुआ था, राइट, उससे कितने ज़्यादा न्यू आइडियाज़ जनरेट हुए थे, ये सब चीज़ें। तो फॉरेस्ट मूवमेंट्स एक साउथ में हुई थी, ऐसे ही मैक्सिको में हम बात करें, चिली, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, कॉन्टिनेंटल एंड इंडिया, राइट, यहाँ पे इनॉमरस प्रेशर्स बेसिकली थे फॉरेस्ट मूवमेंट्स के। फॉरेस्ट क्लियरिंग जो है इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एट एन अलार्मिंग रेट डिस्पाइट 3 decades ऑफ environmental activism. Destruction of world's last remaining grand forest had actually increased in the last decade. Mineral industry, one of the most powerful forms of industry on planet, and large number of economies of the south are now being reopened to MNCs through the liberalization of global economy. Mineral industry, extraction of earth, uses of chemical, pollution of waterways, land, clearance of native vegetation, displacement of communities, इनकी वजह से जो है क्रिटिसिज्म, जो ये इन्वायरमेंट मूवमेंट्स हैं, ये ज़्यादा स्केल पे, बड़े स्केल पे होते हैं, राइट। एंड वन गुड एग्जाम्पल इज़ दैट फ्रॉम द फिलीपींस, जहाँ पे वास्ट नेटवर्क ऑफ ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्होंने एक कैंपेन करे थे अंडर वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन, WMC, जो कि एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी थी, एंड ये आए थे यहाँ पे फिलीपींस में अपना सेटअप करने, ठीक है। मैनी मच अपोजिशन टू द कंपनी इन इट्स ओन कंट्री, ऑस्ट्रेलिया इज बेस्ड ऑन एंटी न्यूक्लियर सेटलमेंट्स, एडवोकेसी फॉर द बेसिक राइट्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन इंडिजीनियस पीपल। जो ये कंपनी है इसको अपने देश में ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही अपोजिशन मिलता है, ठीक है, एंड अपोजिशन इज़ बेस्ड ऑन एंटी न्यूक्लियर सेटलमेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी मूवमेंट्स होती है, जैसे कि डैम्स के अगेंस्ट मूवमेंट होती है। हर कंट्री में जहाँ पे मेगा डैम बन रहा होता है वहाँ से क्या होता है, कुछ लोगों को शिफ्ट करा जाता है वहाँ से कि आप दूसरी जगह पे जाके सेटल करो, उनको रिप्लेस करा जाता है। और डैम्स जब बनते हैं तो जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो हमेशा आवाज़ उठाते हैं कि मत बनाओ यहाँ पर, सस्टेनेबल मतलब दिक्कत आएगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगी, ये सब चीज़ें, राइट। अर्ली 1980s में फर्स्ट एंटी डैम मूवमेंट लॉन्च हुआ था नॉर्थ में, द कैंपेन टू सेव द फ्रैंकलिन रिवर एंड इट्स सराउंडिंग फॉरेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया, राइट। ये एक फॉरेस्ट कैंपेन था और एक एंटी डैम कैंपेन भी था, राइट। एट प्रेजेंट देयर हैज़ बीन स्प्रट इन मेगा डैम बिल्डिंग इन साउथ। अब देखो, ये नॉर्थ की बात चल रही थी आपकी, राइट, नॉर्थ यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। अब जब डेवलपिंग कंट्रीज़ वो भी धीरे धीरे अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ मूव कर रही है तो उन्होंने भी डैम्स बनाना स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ पे भी डैम्स जब बन रहे हैं तो ऑब्वियसली डैम्स के अगेंस्ट मूवमेंट वहाँ पे भी अब होनी स्टार्ट हो रही है। टर्की टू थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया टू चाइना, हर जगह डैम्स बन रहे हैं।
right? India had also had some of your leading anti-dam movements, pro-river movements, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है सब बेस्ट नॉन सबने नाम सुना होगा, राइट? एंटी-डैम, अदर इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स जो है इंडिया में, देयर मोर इंपॉर्टेंट शेयर्ड आइडिया इज नॉन वायलेंस, या नॉन वायलेंस लेकिन हमारे देश में होता है, धरने में बैठ जाते हैं बट होता नॉन वायलेंस है, राइट? बुकिश चीज़ है ये, ओके। जस्ट रीड इट डाउन, इतना कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। ये फिगर देखो, एंटायर कम्युनिटी एरप्टेड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट open cast coal mine project in Fulbari town in northwest district of Dinajpur, Bangladesh. Several dozens women, one with her infant child, are chanting slogans against the proposed coal mine project in 2006. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स। तो रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स का मतलब ये है कि भाई किसको क्या मिल रहा है, किसको कितने रिसोर्सेज मिल रहे हैं, कब मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं और कैसे मिल रहे हैं, ये सब बात हम रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स में देखते हैं। रिसोर्स हैव प्रोवाइडेड सम ऑफ द की मीन्स एंड मोटिव्स ऑफ ग्लोबल यूरोपियन पावर्स एक्सपेंशन, राइट? एंड रिसोर्सेज की वजह से ही इंटर स्टेट ट्रैवलरी होती है। वेस्टर्न जियोपॉलिटिकल थिंकिंग जो है अबाउट योर रिसोर्सेज वो ये है कि भाई ट्रेड, वॉर, पावर, ये सब चले, राइट? एट द कोर ऑफ विच ओवरसीज रिसोर्स वगैरह एंड मैरीटाइम नेविगेशन वगैरह इनके दिमाग में होता है। सी पावर जो है वो इटसेल्फ इट इज़ रेस्टेड ऑन एक्सेस टू टिम्बर, नेवल टिम्बर सप्लाई, बिकॉज द की प्रायोरिटी फॉर मेजर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम द 17th century onwards. Critical importance of ensuring uninterrupted supply of strategic resources, in particular oil, was well established both during First World War and Second World War. Throughout the Cold War, the industrialized countries of the North adopted a number of methods to ensure a steady flow of resources, and these included development of military forces near exploitation of seas and along sea lanes of communication. एक कंसर्न था वेस्टर्न कंट्रोल ऑफ ऑयल इन ग्लोबल एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल्स इन सदर्न एंड साउथ अफ्रीका। कोल्ड वॉर खत्म हुआ, डिसइंटीग्रेशन सोवियत यूनियन को हुआ, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई कंटिन्यूज टू वरी गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस डिसीजंस विद रिगार्ड टू सेवरल मिनरल्स। देखो सिंपल सी बात है, इंपॉर्टेंट नहीं है यार ये बिल्कुल भी। ये देख लो, नाउ दैट वी आर डिस्ट्रॉयड योर कंट्री, यू कैन पे अस टू रिबिल्ड इट, वी एक्सेप्ट नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल एज अ पेमेंट, राइट? ये चीज़ चल रही थी बेसिकली उस टाइम पे। 20th century में global economy relied on oil as a portable and indispensable fuel, right? Immense wealth associated with oil generates political struggles to control it. And West Asia, especially Gulf region, 30% of global oil production वहाँ पे है, 64% of planet's known reserves, and it is therefore the only region able to satisfy any sustainable rise in oil demand. Saudi Arabia, quarter of world's total reserves, single largest producer है. Iraq's known reserves are second only to Saudi Arabia, and since then Iraqi territory are yet to be fully explored. Fair chance that actual reserves might be far larger. US, Europe, India, Japan, which consume this petroleum, located a considerable distance from the region. तो ऑयल की बात हो रही है। वाटर की अगर हम बात कर रहे हैं, अनदर क्रूशियल रिसोर्स है रेलेवेंट टू योर ग्लोबल communities, right? Regional variations, increasing scarcity of fresh water in some parts of the world point to possibility of disagreements of a shared water resource as leading source of conflicts. वाटर शेयरिंग पे कितनी ज़्यादा दिक्कत जो होती है नेबरिंग देशों के बीच में, नेबरिंग कंट्रीज़ में, राइट? वाटर वॉर्स जो है वो पॉसिबिलिटी है आगे आने वाले समय में। डिफ़िकल्ट डिसएग्रीमेंट इन डाउन स्ट्रीम states objection to pollution dams state which might decrease. अच्छा ये देखो क्या कॉन्सेप्ट दे रखा है लोअर रिपेरियन और अपर रिपेरियन का। देखो जैसे हम दो देश मानते हैं, एक देश आपका ऊपर है और एक देश उसके नीचे है, राइट? हाइट का डिफरेंस है। तो लोअर रिपेरियन क्या हो गया आपका, जो नीचे देश है, और अपर रिपेरियन जो ऊपर है। अब जो ऊपर वाले देश हैं वो क्या कर रहे हैं, डैम्स बनाते हैं, एक्सेसिव इरिगेशन करते हैं, जो नीचे वाले देशों के पास पानी नहीं पहुंच पाता है, राइट? इंडिया बांग्लादेश इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है? बांग्लादेश एक लोअर रिपेरियन स्टेट वहाँ पे है, ये पढ़ सकते हो आप। इंडिजिनियस पीपल एंड देयर राइट्स, देखो बिल्कुल भी चैप्टर ना इम्पॉर्टेंट है नहीं, इसको आप बस एक बार रीड करोगे ना समझ में आ जाएगा। देयर इज़ नथिंग एज सच इम्पॉर्टेंट। मैनी ऑफ दी जस्ट लुक एट इट वंस। ये रीजन क्या होता है, पॉलिनेशिया, मेलिनेशिया, माइक्रोनेशिया,
ये मैं कवर करवा चुकी हूँ। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इसमें सब डिफरेंस जो है, वेस्ट इंडीज़ वगैरह, जो ये सारा डिफरेंस है, ये आप मैप सीरीज़ वाली वीडियोस में चेक कर सकते हैं। बाकी बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक ये सिंस टाइम्स इमेमोरियल, इसका मतलब पता ही है आपका, एक फ्रेज़ है यूज टू इंडिजीनियस पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड टू रेफर टू द कंटिन्यूड ऑक्यूपेंसी ऑफ लैंड्स फ्रॉम विच दे ओरिजिनेट। कोई डाउट हो तो पूछ लेना एक बार, बस इसको रीड कर लेना आप चैप्टर को। देयर इज़ नथिंग इम्पॉर्टेंट। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल्स 1975 में बनाई गई थी। It subsequently became the first of 11 indigenous NGOs to receive consultative status in the UN. नेक्स्ट चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन, वो देख लेंगे। ये तो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं था, रीड कर लेना यार ऊपर ऊपर से बस। इस चैप्टर के अगर नोट्स भी खोलोगे ना गूगल पर, वही रीड कर लोगे मोर देन। सी बेसिकली ये ना आपके सिलेबस में आपको गिवन है कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़, ग्लोबल कॉमन्स क्या है, राइट, नीड टू कंजर्व रिसोर्सेज लाइक ऑयल एंड वाटर, इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स, कंसर्न्स ऑफ इंडिजीनियस कम्युनिटीज़, रोल ऑफ गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ क्या है, ग्लोबल कॉमन्स क्या है,